देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेम्परेचर। होता है, या तो हम उसको डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट उसकी यूनिट हो सकती है, या फिर केल्विन हो सकती है। उसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि ये वाटर बॉईल हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हम बोल सकते हैं 373 केल्विन, या इसी को ही बोल सकते हैं 212 फ़ारेनहाइट पे जो है वाटर बॉइलिंग उसकी शुरू हो जाती है वाटर की। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जब भी हम केमिस्ट्री की कैलकुलेशन करने जाते हैं, लैब में हमने मान लो कोई रिएक्शन करवाई और उसकी जब कैलकुलेशन करने लगे कि कितने ग्राम ये लिया वो लिया और ये बन गया, उसके बाद क्या होता है, केमिस्ट जो होते हैं उनको डील करना पड़ता है कुछ ऐसे नंबर्स के साथ जिनको कैलकुलेशन करना जिनकी मुश्किल होता है। जैसे मान लो इन वाले नंबर्स की, जैसे इतने ग्राम जो है मास होता है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, 0.00, मतलब ये बहुत ही छोटी टर्म है, इतना छोटा टर्म। या फिर हो सकता है ये वैल्यू जो है ये बहुत हाई हो, मतलब इस थोड़े से 2 ग्राम में ही इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटा होता है ना भाई। जैसे एटम सबसे छोटी यूनिट है, एक एटम को हम फर्दर जो है कट नहीं कर पाएंगे, उससे छोटी कोई चीज़ नहीं होती है एटम से छोटी। तो जो है एटम से मिलके ही मॉलिक्यूल बना होता है, यानी कि मॉलिक्यूल भी बहुत छोटी चीज़ है। अब वो मॉलिक्यूल अगर मान लो 2 ग्राम भी मैंने ले लिया तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें मतलब प्रेजेंट होंगे। ऐसी टर्म्स के साथ हमें डील करना पड़ता है केमिस्ट्री के कैलकुलेशन करते टाइम, जो या तो बहुत छोटी टर्म है या फिर बहुत बड़ी टर्म है। तो हम इन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट में डेसिमल को ले जाएं तो 10⁻² कर दें, और अगर राइट में डेसिमल को ले जाएं तो उतने ही पावर में जो है माइनस पावर कर दें उसकी। उसके बाद हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जैसे 11.2 ml लिखा मैंने, और मैं श्योर नहीं हूँ उसका फॉर्मूले से इतना आ रहा है और एक्चुअल में उसका 11.3 आ रहा है या 11.1 आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे बताएंगे कि ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिसमें सर्टेनिटी तो क्या है, सर्टेनिटी मतलब फिक्स क्या है 11, और यहाँ पे 2 जो है अनसर्टेन है, 2 जो है अनसर्टेन है। ये हो सकता है इसमें अनसर्टेनिटी हो +1 की, हो सकता है -1 की अनसर्टेनिटी हो। उसके बाद हमें एग्ज़ाम में अगर पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर बताओ कितने हैं, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। दूसरा रूल ये था कि अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड में है तो जो है हम उनको काउंट नहीं करेंगे, और अगर एक नॉन ज़ीरो आ गया उसके बाद वाले सारे काउंट करेंगे, चाहे ज़ीरो ही क्यों ना हो। जैसे इसमें है 2 ज़ीरो हैं लेकिन हम इनको काउंट करेंगे क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो के बाद आ रहे हैं, तो ये हो गया 3। उसके बाद एक नोट पे मैंने बताया था कि इफ़ देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल ही ना हो किसी वैल्यू में तो उसकी जो है ज़ीरो काउंट नहीं करेंगे। जैसे इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, मतलब ये जो इसके 1 ही होगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद जो है इन टर्म्स को, इन नंबर्स को जो है बेटर तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का कि हम इनकी साइंटिफिक नोटेशन दें। जैसे 100 को लिख सकते हैं 1 × 10⁻², जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। हम इसको लिख सकते हैं 1.0 भी लिख सकते हैं × 10⁻², इसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद 5th रूल ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट करना है, जैसे बॉल्स कितनी है 2 है या 20x है या जितने भी फलानी चीज़ है, तो उनमें जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हम बताते हैं। उसके बाद हो सकता है इन टर्म्स का हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करना पड़ सकता है। हमें क्या क्या बात याद रखनी है कि जितनी हम इनिशियल लेके चले उसके सिग्निफिकेंट फिगर और जो हमारे पास रिजल्ट आए ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद उसके भी सिग्निफिकेंट फिगर उन्हीं के इक्वल हों। तो मान लो जो लेके चल रही थी उसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे और इसमें आ गए 3, तो इस वाली टर्म को मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो मैं उसको लिख सकती हूँ 2.2 या मैं उसको लिख सकती हूँ 2.1। 2.1 कब लिखूँगी, जब यहाँ पे जो है 1 to 5 नंबर होगा। तो अगर 1 to 5 नहीं होगा, कितना होगा 6 to 9 होगा, तो मैं उसको लिखूँगी 2.2। ये आता है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी हमने। हमें जो नया टॉपिक अब देखना है वो क्या है,
नया टॉपिक शुरू करते हैं। डायमेंशनल अगर किसी को ये लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो स्पीड को कम भी कर सकता है। स्लो स्पीड का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे। नया टॉपिक जो है हम देखेंगे, नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब हमें कई बार क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करें और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करें। जैसे मान लो मुझे कोई टर्म निकालनी है, मान लो स्पीड ही निकालनी है, स्पीड निकालनी है मुझे। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या क्या चाहिए मुझे, डिस्टेंस चाहिए और मुझे चाहिए टाइम चाहिए। मान लो मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर और मेरे पास टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 2/60। लेकिन मान लो अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं 2 मीटर को क्या लिख दूं, 200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, 200 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, डिवाइड में 60 सेकेंड्स, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 20/60। और क्या कर सकते हैं, मान लो मैं लिख दूं स्पीड को ही 200 सेंटीमीटर अपॉन 1 मिनट लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स को, फिर मेरा आंसर आ गया 200। मान लो अब मैं इस स्पीड को किसी और चीज़ निकालने में यूज़ करूं तो इसमें मेरा अलग आंसर आएगा, इसमें मेरा अलग आंसर आएगा, इसमें मेरा अलग आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये डिसाइड किया गया कि जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ निकालेंगे तो उसके लिए दूसरी चीज़ की यूनिट जो है फिक्स होनी चाहिए। जैसे तभी तो एसआई सिस्टम बनाया गया था। एसआई सिस्टम यही तो था कि डिस्टेंस हमेशा किस में लेना है, मीटर में लेना है, टाइम हमेशा किस में लेना है, सेकंड्स में लेना है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में सारी चीज़ें इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग ली जाएंगी। और एक दूसरा सिस्टम भी होता है सीजीएस सिस्टम, उसमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ली जाती थी। मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में फिर हमें किसी और टर्म में कोई चीज़ दी हुई हो तो हमें इनमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए होता है डायमेंशनल एनालिसिस, इसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या, while calculating there is a need to convert units from one system to other। यानी कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए जो मेथड दिया गया है ना, वो दिया गया है यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड इसको बोल सकते हैं, यूनिटरी मेथड, या इसी को ही क्या बोल सकते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हैं इसको, यूनिट फैक्टर मेथड बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं इसको, इसी को ही डायमेंशनल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक का नाम था, इसी को ही डायमेंशनल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है ये मेथड कुछ इस तरीके का होता है कि जो भी चीज़ हमें निकालनी होती है ना, जो भी यूनिट हमें निकालनी होती है, हम उसको पहले 1 के लिए निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो मुझे 3 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मैं क्या करूँगी, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है ये जानूँगी पहले, और फिर क्या करूँगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन लिया मैंने, क्या एक एग्ज़ाम्पल लिया, ए पीस ऑफ मेटल इज़ 3 इंच का कोई पीस लिया, describe its length in सेंटीमीटर। इंच को चेंज करो सेंटीमीटर में। तो मैंने बताया यूनिटरी मेथड, हम क्या करेंगे, 1
इंच क्या होता है ये पता करेंगे और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जैसे हमें याद करना पड़ता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल ये होता है। ठीक है, अब मुझे तो क्या करना है, 3 इंच के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 1 इंटू 3 इंच इज इक्वल टू 2.54 इंटू 3 सेंटीमीटर। अब इस साइड क्या आ गया, 3 इंच। 3 इंच किसके इक्वल आ गया, 2.54 इंटू 3 सेंटीमीटर के इक्वल। हमारी यूनिट चेंज हो गई, इंच से सेंटीमीटर में चेंज हो गई हमारी यूनिट। हमें ये चाहिए था, ये कैलकुलेशन करके हम ये लिख देंगे यहाँ पे कि इतने सेंटीमीटर के इक्वल आया हमारा क्या, 3 इंच। एक थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कुछ बच्चों को। जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखा 2 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। मैंने शुरुआत में जब वॉल्यूम पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। चाहे हम 1 लीटर लिखें या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखें, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमने मीटर क्यूब का तो कुछ नहीं पढ़ा था, पढ़ा था हमने। हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 1 मीटर में, हमें तो इतना पता है 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि 1 लीटर में बताओ, नहीं 2 लीटर में बताओ मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू निकालो। तो हमने तो इतना ही पढ़ा था कि 1 लीटर इसके इक्वल होता है, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि 1 मीटर होता है इतने सेंटीमीटर के इक्वल। तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। अब अगर मैं बोलूँ 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, यानी कि दोनों साइड क्यूब कर दिया। 1 मीटर क्यूब, 1 का क्यूब मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो इस सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है। मैं क्या करूं, इस 10 की पावर 6 को इस साइड लेके आऊं, तो इस साइड क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब। और क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या रख दूँगी, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो मेरा आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा जो मुझे चाहिए था। यानी कि 1 लीटर किसके इक्वल आ गया, 1000 इंटू 10 की पावर -6। और अब मैं क्या लिखूँगी, मीटर क्यूब, यानी कि 10 की पावर +3 और 10 की पावर -6 कितना बचा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये आंसर आया है मेरा 1 लीटर के लिए यूनिटरी मेथड में। मुझे क्या चाहिए, 2 लीटर के लिए चाहिए, तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि 2 लीटर किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन। यही तो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है हम उस चीज़ को पहले 1 यूनिट के लिए निकाल लें और फिर उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दें। अगर अब कोई पूछे कि 4 लीटर के लिए बताओ, तो 1 का तो हम निकाल ही चुके हैं, 4 लीटर के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, क्या एग्जाम्पल है, हाउ मैनी सेकेंड्स इन 2 days, 2 दिन में बताओ कितनी सेकेंड्स होती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं ये निकाल लेती हूँ कि 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती हैं।
कितनी सेकंड्स होती हैं। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, तो मैं क्या करूँगी, उस 1 घंटे को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 48 से। क्यों? क्योंकि 2 डेज़ में 48 आवर्स हो गए, 12 इंटू 4 48 आवर्स हो गए। तो 1 आवर को, मुझे ये पता है 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं भाई, 60 मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं। और उन मिनट्स में कितनी सेकंड्स होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में कितनी सेकंड्स आ गई, 60 इंटू 60। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकेंड्स। और अगर मुझे, अब मैंने 1 आवर के लिए निकाल लिया, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि जो 1 आवर के लिए होगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें रिक्वायर्ड से, तो वो आंसर आ जाएगा हमारा। 1 आवर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 18 आवर्स। 18 आवर्स में कितनी सेकेंड्स हो गई, 48 इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि 48 आवर्स मतलब 2 डेज़। 2 डेज़ में कितनी आ गई, 2 डेज़ में आ गई 48 इंटू 3600 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करने पे पता चलेगा हमें कि ये आएगा 0.08227, ये आएगा आंसर। इतनी सेकेंड्स होती हैं 2 डेज़ में। हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमसे पूछी है उसको हम पहले 1 के लिए निकाल दे रहे हैं, और फिर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जितना हमें चाहिए उतना। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि 3 दिन में बताओ, 3 दिन के लिए क्या करूँगी मैं, इससे 48 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 और इसमें ऐड करके जो है मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब जो है कुछ साइंटिस्ट ने लाज दिए, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। साइंटिस्ट ने क्या दिए, कुछ ला दिए कि जब ये मास निकाल रहे हैं हम, जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं, इनके बेसिस पे, इनकी एक्सपेरिमेंट्स और इनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ला दिए, अपने अपने कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दी। उन सबको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को केमिकली यानी कि जब भी हम केमिकली कुछ चीज़ों को जो है कंबाइन करेंगे, जैसे रिएक्टेंट मिला के ही तो हम कोई प्रोडक्ट बना पाते हैं, तो उन कम्बिनेशन के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या लॉज है, उनको क्या बोला गया, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया था। जैसे इसकी मैं क्या लिखूँ, अगर कोई पूछे मुझसे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है, तो द combination of elements to form compounds, यानी कि एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करके कंपाउंड्स का बनना is governed by the following basic laws, यानी कि उनमें कुछ बेसिक लॉज अप्लाई होते हैं, जो क्या हैं, 5 लॉज हैं उनके। ठीक है, कौन कौन से लॉ, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट proportions। थर्ड लॉ इज व्हाट, थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल proportions। फोर्थ लॉ इज, साइंटिस्ट के नाम पे है ये लॉ, क्या नाम था साइंटिस्ट का, गेलुसेक लॉ। और फिफ्थ लॉ इज व्हाट,
अवोगैड्रो लॉ। ये 5 लॉज हमें 1 बाय 1 पढ़ने हैं सारे करके, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, जो बेसिक लॉ हैं जो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या लॉ था? ये लॉ था कि मास जो होता है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है, मतलब मास कभी भी चेंज नहीं होता। जितना मास हम रिएक्टेंट्स का लेके चलते हैं उतना ही मास जो है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। यानी कि ये क्या था? मैटर इज, मास मैटर का ही होता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ये बात मैंने क्यों बोली कि मैटर ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? क्योंकि जो चीज़ें प्रेजेंट है ना वो सारी फिक्स प्रेजेंट है। जैसे रिएक्टेंट का जो मैं लूँ और जो नई चीज़ बना रही हूँ वो उसी से ही मिलके बना है। कोई हमने कुछ क्रिएट तो नहीं किया, कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा तो क्रिएट नहीं कर पाए हम। जितना मास जो है रिएक्टेंट का लेके चले थे शुरू में, वही रिएक्ट करके जो है प्रोडक्ट में उतना ही मास हमें मिल गया। तो हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते ना ही कुछ इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना हम रिएक्शन में करवाएंगे ना उतना ही हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ, सेकंड लॉ इज व्हाट? ये तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट, इसका क्या मतलब है? मास ऑफ ए substance is always conserved। ठीक है, हो गई इसकी बात। दूसरी बात क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसका मतलब क्या है? इस जो साइंटिस्ट ने ये दिया था उसने क्या बोला था? ही कंक्लूडेड दैट, ही किसके लिए बोल रही हूँ मैं? जिसने ये लॉ दिया था। ही कंक्लूडेड दैट irrespective of द सोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। ए गिवन कंपाउंड always contains same elements combined together। एक बारी लिख लो फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ। combined together in the same proportion by mass। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ वाटर है, H2O है, तो चाहे ये किसी भी रिएक्शन से मिलके बना हो, इसका फॉर्मूला यही रहेगा कि H जो है वो किस प्रोपोर्शन, H2O किस प्रोपोर्शन में है? 2:1 के। 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। हमेशा ही वाटर का इसी प्रोपोर्शन में जो है फॉर्मूला होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो है किसी रिएक्शन से हम वाटर बनाएं उसका अलग फॉर्मूला हो जाए, या फिर किसी और प्रोसेस से बनाएं तो उसमें जो है इसकी जो है रेशियो तो चेंज नहीं होगा। चाहे किसी भी प्रोसेस से, चाहे हमारा सोर्स कोई भी हो वाटर का, लेकिन वाटर तो वाटर ही है। वाटर तो इसका फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने किसी और केमिकल रिएक्शन से बनाया तो वाटर H2O था और किसी और से बनाया तो H2O2 इसका फॉर्मूला हो गया। नहीं, वाटर है तो जो है इसकी कंपोजिशन ऐसी ही रहेगी कि 2 एटम्स H के कंबाइन होंगे किसके साथ? 1 एटम O के साथ, और क्या बनाएंगे? H2O। ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब इसका प्रोपोर्शन डेफिनेट है।
H2O का क्या प्रपोर्शन है, 2:1। ऐसे ही मैं बोल लूँ CO2 का क्या प्रपोर्शन है, 1:2। एक एटम कार्बन का, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, ये भी कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद एक लॉ आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। मल्टीपल प्रपोर्शंस की बात करेगा। जिसने ये लॉ दिया था उसने क्या बोला, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। मैं इस स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट है तो बड़ी सी, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। क्या मतलब है इसका, मान लो मैंने H2 और प्लस O2 किया, इससे क्या बना, H2O बना। ये H2O कब बना, जब मैंने 2 ग्राम H2 लिया और 16 ग्राम O2 लिया, तो मेरे पास बना 18 ग्राम H2O। लेकिन अब मैं क्या करूँ, किन्हीं और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे अगर मैं टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दूँ तो क्या हो जाएगा, H2O2 बनेगा। अब की बारी H2O2, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको, परऑक्साइड। इसको, ये तो वाटर है, पता है सबको। तो अलग रिएक्शन में अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखी तो H2O बन गया, और अलग टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखी तो H2O2 बन गया। ये कितना बना, ये मैंने लिया 2 ग्राम, और जब O2 को लिया 32 ग्राम, तो ये कितना बना, 34 ग्राम। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब मैं चेंज कर रही हूँ 16 से 32, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, तो इसका ये जो बनने का जो है ना, ये भी डबल हो जाएगा। यानी कि रेशो, कौन सा रेशो, रिएक्टेंट का जो चेंज किया हमने वो 16/32 इज इक्वल टू 18/34। ये रेशियो दोनों का, ये प्रपोर्शन दोनों का इक्वल रहेगा। दोनों का ही क्या प्रपोर्शन है, 1/2। यानी कि दोनों को ही जब मैंने इसको डबल किया तो ये वाला प्रोडक्ट भी डबल हो गया। ठीक है, इसकी क्वांटिटी भी डबल हो गई। तो ये वाला ला था कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस मतलब इसमें हमने दो रिएक्शंस की बात करी है, दो अलग अलग रिएक्शंस की बात करी है। अब बात आती है इसका फोर्थ लॉ कौन सा था। इसका फोर्थ लॉ था गे-लुसेक लॉ। फोर्थ लॉ इज, ये साइंटिस्ट के नाम पे जो है ये लॉ का नाम है, गे-लुसेक लॉ। क्या था, इसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट when gases combine or produced इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी किसी गैस में या तो कोई गैस कंबाइन हो या प्रोड्यूस हो इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन, दे डू सो, वो ऐसा करते हैं, दे डू सो जब भी बनती है, इन ए सिंपल रेशो, वो सिंपल रेशो में जो है प्रोड्यूस होगी या कंबाइन होगी। रेशो बाई वॉल्यूम प्रोवाइडेड all gases are at
सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो कहना क्या चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब H2 प्लस O2 को इनका रेशो, इनकी वॉल्यूम का रेशो, क्या बोला मैंने, सिंपल रेशो बाई वॉल्यूम, वो इनकी वॉल्यूम का रेशो, मतलब वॉल्यूम क्या होती है, लीटर मिलीलीटर, ये वॉल्यूम्स होती है। तो H2 की वॉल्यूम मैंने ली 100 ml और O2 की वॉल्यूम ली मैंने 50 ml। अब देखो इनकी वॉल्यूम का रेशो क्या है, इनकी वॉल्यूम का रेशो है 2:1। कैसे निकाला मैंने, इन दोनों को डिवाइड करके। इनका रेशो क्या आया, 100/50, दैट मीन्स 2:1। और इसका प्रोडक्ट क्या बना, इसके प्रोडक्ट की कंपोजिशन क्या होगी, इसके ये जो एटम्स हैं ये किस तरीके से अरेंज हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम रेशो 1 ऑक्सीजन का एटम, यानी कि इसके फॉर्मूले का ये जो रेशो है ना, ये किसके इक्वल होगा, जो वॉल्यूम का रेशो हमने लिया वो, ये था क्या, गे-लुसेक लॉ। इसी लॉ को फर्दर जो है, फर्दर आगे किसने बढ़ाया, कुछ और बातें बता के फर्दर आगे किसने बढ़ाया, एवोगैड्रो लॉ। जो एवोगैड्रो नंबर भी हम जो पढ़ते हैं ना, N0, वो यही है, इसी ने बताया था, इसी साइंटिस्ट ने, इसने एक लॉ दिया था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ इसने दिया था, इसने क्या बोला था, इक्वल वॉल्यूम्स of all the gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। क्या बोला इसने बोला था इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी भी गैस का, मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, और है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, और है हमारे पास नाइट्रोजन गैस, अगर हम तीनों को ही सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे, तीनों को ही एक ही टेम्परेचर पे, मान लो कोई टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तीनों को ही वही टेम्परेचर दिया गया, और क्या बोल रही हूँ, सेम वॉल्यूम मतलब सेम वॉल्यूम के कंटेनर में तीनों को रखा गया, और क्या बोल रही हूँ, सेम प्रेशर, जैसे प्रेशर होता है तीनों पे ही सेम प्रेशर दिया गया। तो अगर ये तीनों चीज़ें सेम कर दी मैंने, तो उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे, और उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देखो गैसेस तीनों अलग अलग हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स उतने ही प्रेजेंट होंगे अगर हम क्या कर दें, सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर कर दें। तो ये था क्या, एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। एक साइंटिस्ट था डाल्टन। ये जो 5 लॉ थे ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अलग से टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन का एटम्स के बारे में क्या कहना था। जब शुरू में एटम्स की स्टडी हुआ करती थी तो उनका एटम्स के बारे में क्या कहना था। जैसे एवोगैड्रो लॉ भी जो था गैसेस के लिए था, ओनली गैसेस के लिए था। गे-लुसेक लॉ भी जो है ओनली गैसेस के लिए था। ठीक है, अब क्या आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई, उसने 4-5 बातें हमें बताई। 4-5 बातें क्या थी, एटम के बारे में थी सारी। क्या क्या थी, फर्स्ट उसने क्या बोला, इनको हम डाल्टन्स के पोस्टुलेट भी बोल सकते हैं या उसकी थ्योरी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट उसने क्या बात बोली, मैटर consists of individual
इंडिविजुअल एटम्स, यानी कि जो मैटर होगा ना, मैटर किससे मिलके बना है, अलग अलग एटम्स, अलग अलग एटम से मिलके जो है पूरा मैटर बना है। उसने दूसरी बात क्या बताई, ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट have identical properties। उसने बोला सभी एटम्स जो है ना एक गिवन एलिमेंट के, उन सब की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी। जैसे मैं बोल दूँ मेरे पास आयरन का एक क्यूब है, ठीक है, आयरन का एक क्यूब है, या फिर मैं बोल दूँ मेरे पास कॉपर का एक क्यूब है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे सबकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होगी। जैसा एक एटम होगा वैसे ही सारे एटम्स होंगे। थर्ड उसने क्या बात बताई, थर्ड उसने बताई कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। उसने बोला कि मान लो अलग अलग एटम है मेरे पास, एक आयरन का एटम है, एक कॉपर का एटम है, ठीक है, एक मैं बोल दूँ सिल्वर का एटम है, या मैं बोल दूँ गोल्ड का एटम है। तो ये सारे एटम्स में, इन सब में डिफरेंस क्या रहेगा, केवल डिफरेंस रहेगा एटॉमिक मास का। किसी का मास कम होगा, किसी का मास ज़्यादा होगा, वो हम पीरियोडिक टेबल से देख ही लेंगे किसका क्या मास है। तो ये जो सारे एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो डिफर किस में है, मास इनका, दीज हैव मास डिफरेंट। इसमें ऊपर वाले पॉइंट में था कि मान लो दो आयरन के ही एटम हैं, तो वो जो है दोनों की ही आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी क्योंकि दोनों ही आयरन के एटम्स हैं। अब फोर्थ उसने क्या बोला, फोर्थ उसने बोला कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ different elements combine in a fixed ratio। देखो सेम फिक्स रेशो में, फिक्स रेशो का मतलब है फिक्स हो। जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे NaCl बनाना है, NaCl वो किस किस से मिलके बना है, एक तो सोडियम से, सोडियम पॉजिटिव आयन से, और एक Cl माइनस आयन से, ठीक है। इनका ये बनाने के लिए हमें सेम रेशियो में दोनों चीज़ें चाहिए, एक एटम इसका चाहिए, एक एटम इसका चाहिए, यानी कि इसको बनाने का रेशियो जो है फिक्स है, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स से कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में इसको बनाने के लिए, ठीक है। मान लो हमें बनाना है सिंपल सा एग्जांपल H2O का ही लो। हमें क्या चाहिए, फिक्स रेशियो चाहिए, 2 एटम्स हाइड्रोजन के चाहिए और 1 एटम ऑक्सीजन का चाहिए। मतलब कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड बनते हैं जब अलग अलग एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग एटम कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड्स बनते हैं। उसके बाद उसका फिफ्थ जो है पोस्टुलेट ये था, पोस्टुलेट बोलो, पॉइंट बोलो, थ्योरी बोलो, उसने ये बोला, स्टेटमेंट बोल सकते हो। उसने बोला केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन, मतलब बताऊंगी मैं इसका। Recognition of atoms, these are neither created nor destroyed। देखो जितने भी एटम्स नेचर में प्रेजेंट हैं
उसी एटम्स की रिकॉग्नाइजेशन, मतलब उन्हीं का ही कभी किसी के साथ रिएक्ट करके कोई अलग कंपाउंड बना देना, किसी अलग के साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना देना। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एटम क्रिएट किया गया हो या फिर कोई डिस्ट्रॉय किया गया हो। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, रीअरेंज एटम्स होते रहते हैं, ठीक है। वो कभी भी क्रिएट नहीं करे जाते और डिस्ट्रॉय नहीं करे जाते। दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसके बाद है एक नोट लिखो, नोट करके लिखो। ये डाल्टन के पोस्टुलेट समझ में आए? डाल्टन के पोस्टुलेट समझ में आए? 5 पोस्टुलेट बताए उसने अपनी थ्योरी बताई थी, अपना उसका नज़रिया था एटम को देखने का। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स कंबाइन। उसने अभी तक ये नहीं बताया था कि, ठीक है, उसने बोला कि एटम से मिलके ही जो पूरा का पूरा एलिमेंट बना होता है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो एटम क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स कंबाइन। इनके बारे में फिर किसने बताया? आगे जो आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि हर एटम के पास अपनी अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। वो इसलिए कंबाइन, उसके बाद फिर आया ऑक्टेट रूल आया था कि अपनी जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन होती है। तो इसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने ये सारी बातें धीरे धीरे बताई, जो हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।